नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज इस वीडियो में हम लोग 50 और टॉप के करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तो ये मॉक टेस्ट श्रृंखला 3 है। अगर इससे पहले 2 मॉक टेस्ट में कुल 100 प्रश्नों को सॉल्व कराया गया था पूरी व्याख्या के साथ। अगर आपने नहीं देखे तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 101 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य द्वारा दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई गई है? तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दक्षिण भारत की पहली किसान रेल, ना कि भारत की पहली किसान रेल। तो दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई गई है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल है जिसको आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया। तो अनंतपुर से आदर्श नगर, ये याद रखिएगा। अनंतपुर कहाँ का स्टेशन है? आंध्र प्रदेश का। और दिल्ली में जो है आदर्श नगर रेलवे स्टेशन है। 14 पार्सल वैन से भरी यह ट्रेन 40 घंटे में 2150 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इससे पहले 7 अगस्त को पहली किसान रेल भारत की महाराष्ट्र के देवलाली स्टेशन से बिहार के दानापुर स्टेशन के बीच में चलाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी बाल मृत्यु के स्तर एवं रुझान रिपोर्ट 2020 के अनुसार पिछले वर्ष किन 2 देशों में 5 वर्ष से कम विश्व के 1/3 बच्चों की मृत्यु हुई थी? तो 5 वर्ष से कम आयु के 1/3 बच्चों की मृत्यु किस देश में हुई थी? सूडान, भारत, नाइजीरिया, या जो है भारत और नाइजीरिया दोनों में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन इसका सही होगा, यानी भारत और नाइजीरिया दोनों में ही हुआ था। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। बाल मृत्यु दर के स्तर एवं रुझान रिपोर्ट 2020 में कहा गया है कि 5 साल से कम आयु के बच्चों की मौत की संख्या 1990 में 1,25,00,000 से कम होकर 2019 में कितनी हो गई है? 52 लाख रह गई है। भारत में 5 साल से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित बच्चों की मौत 1990 में 126 थी दर, ये जो है बाल मृत्यु दर की, और 2019 में ये 34 रह गई है इस रिपोर्ट के अनुसार। रिपोर्ट में सचेत किया गया है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी वैश्विक स्तर पर बाल मृत्यु में आई कमी की दिशा में दशकों में हुई प्रगति को नुकसान पहुंचा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने संस्कृत भाषा को बोलचाल में उपयोग बढ़ाने के लिए संस्कृत ग्राम योजना शुरू की गई है? तो आपको बताना है कि ये संस्कृत ग्राम योजना जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तराखंड, जहाँ पर जो है संस्कृत जो है वहाँ की राजकीय भाषा भी है। उत्तराखंड ने संस्कृत भाषा का बोलचाल में उपयोग बढ़ाने के लिए संस्कृत ग्राम योजना की शुरुआत की है। इन गांवों में लोग बातचीत के लिए संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करेंगे। प्रयोग के तौर पर ये परियोजना पहले चमोली जिले के किमोथा और बागेश्वर के भंटोला में चलाई गई थी। अब इस गांव के निवासी संस्कृत भाषा को न सिर्फ दैनिक बातचीत के लिए इस्तेमाल करते हैं बल्कि लोकगीत भी इसी में गाते हैं। अगला प्रश्न। हाल ही में किस फुटबॉलर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने का आंकड़ा पार किया है? तो ये कौन है फुटबॉलर? सुनील छेत्री, लियोनेल मेसी, अली देई या क्रिस्टियानो रोनाल्डो? इनमें से आपको एक सही उत्तर चुनना है जिसने भी 100 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने का अभी रिकॉर्ड पार किया है। तो ये कौन से फुटबॉलर हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि फुटबॉल के एक बेहतरीन प्लेयर माने जाते हैं। ये पुर्तगाल के प्लेयर हैं और पुर्तगाल और स्वीडन के बीच खेले गए मैच में 100 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने का आंकड़ा इन्होंने पार किया है। उनसे पहले ईरान के अली देई भी ऐसा कर चुके हैं जिन्होंने 109 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए हैं। अगला प्रश्न। हाल ही में किस विदेशी निवेशक कंपनी ने रिलायंस रिटेल में 7500 करोड़ का निवेश कर 1.75% की इक्विटी खरीदने की घोषणा की है? तो रिलायंस रिटेल में 7500 करोड़ का निवेश किस कंपनी ने किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अमेजॉन, सिल्क लेक, गूगल या फेसबुक? तो इसका सही उत्तर क्या है? सिल्वर लेक, सॉरी ये सिल्वर लेक है। सी ऑप्शन जो है इसका सही होगा।
सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल्स में 7500 करोड़ रुपए का निवेश कर 1.75% इक्विटी खरीदने की घोषणा की है। सिल्वर लेक ने इससे पहले 1.3 बिलियन डॉलर यानी करीब 10,200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जियो प्लेटफॉर्म्स में वो कर चुका है। सिल्वर लेक को दुनिया में टेक्नोलॉजी सेक्टर के सबसे बड़े निवेशकों में माना जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय बैंकिंग संघ यानी इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा जारी इन्हांस्ड एसेस एंड सर्विस एक्सीलेंस बैंकिंग सूचकांक में किस बैंक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपके सामने 4 बैंक दिए हुए हैं जिसने ईज बैंकिंग इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त किया है। वो कौन सा बैंक है? वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा को भारतीय बैंकिंग संघ द्वारा जारी ईज बैंकिंग सूचकांक में पहला स्थान मिला है। इस सूचकांक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला है, यानी एसबीआई इसमें दूसरे स्थान पे है और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स इसमें तीसरे स्थान पे है। इस सूचकांक को जारी करने का उद्देश्य सार्वजनिक उपक्रमों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर उन्हें एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न देखेंगे, इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च के द्वारा क्या अनुमान लगाया गया है भारत की जीडीपी का 2021 के लिए? तो निश्चित रूप से चारों ही आंसर निगेटिव में दिए हुए हैं, क्योंकि निगेटिव ग्रोथ का सभी ने अनुमान लगाया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। -11.8% जो है ये अनुमान लगाया गया है। साथ ही रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2021 में 18.44 लाख करोड़ रुपए तक का आर्थिक नुकसान होने का भी अनुमान व्यक्त किया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम क्या है? प्लेयर्सपॉट, तो प्लेयर्सपॉट का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ऐड में ये आता रहता है, फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म है प्लेयर्सपॉट, इसका जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है भुवनेश्वर कुमार को और स्मृति मंधाना को। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना दोनों ही जो है इसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। क्रिकेटर स्मृति मंधाना और भुवनेश्वर कुमार को फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर्सपॉट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर्सपॉट एक स्पोर्ट गेमिंग ऐप है जो यूजर्स को फैंटेसी क्रिकेट खेलने में क्षमता बनाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन बनाया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी एनएसडी का नया चेयरमैन किसको बनाया गया है? परेश रावल को। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। परेश रावल जाने माने राजस्थानी कवि अर्जुन देव का स्थान लेंगे। अर्जुन देव चरण साल 2018 में एनएसडी के चीफ बने थे। 1994 में सहायक अभिनेता के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2014 में मनोरंजन उद्योग में उत्कृष्ट उद्गान के लिए उनको पद्मश्री भी दिया जा चुका है। अगला प्रश्न, हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य 2024-25 तक मछली उत्पादन को कितने लाख टन तक बढ़ाने का है? तो 2024-25 तक मछली उत्पादन को भारत में कितने लाख टन तक बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया है? सही उत्तर इसका क्या होगा? डी 70 लाख टन इसका सही उत्तर होगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य 2024-25 तक मछली उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ उन्होंने किया। इस योजना के साथ PME गोपाला एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि आजकल ऐप से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसे 2020-21 और 2024-25 के दौरान कार्यान्वित किया जाना है। इसका लक्ष्य मछुआरों और मछली किसानों की आय को दोगुना करना है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने नीली क्रांति के तहत मधेपुरा में फिश फीड मिल की एक इकाई का उद्घाटन किया, तो ये भी महत्वपूर्ण है। और पटना में फिश ऑन व्हील्स की 2 इकाइयों का उद्घाटन किया। PMMSY
देश में मत्स्य क्षेत्र पर केंद्रित और सतत विकास के लिए एक प्रमुख योजना है जिस पर अनुमानित 20,050 करोड़ रुपए का निवेश होना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पशुओं की नस्ल सुधार के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये सरकारी ऐप है, इसको कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में उसकी चर्चा की है। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ई गोपाला। ई गोपाला ऐप जो है लॉन्च किया गया है। ई गोपाला ऐप किसानों को के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक समग्र नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल है। पशु किसानों को अलर्ट भेजने, जिसमें अलर्ट में टीकाकरण, गर्भावस्था निदान आदि के लिए नियत तारीख का अलर्ट भेजा जाएगा, या उन्हें क्षेत्र में विभिन्न सरकारी योजनाओं और अभियानों के बारे में सूचित करने के लिए व्यवस्था है। ई गोपाला ऐप इन सभी पहलुओं पर किसान को समाधान प्रदान करेगा, क्योंकि पहले इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री के नाम पर अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमन ने अपने सिग्नस स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा है? तो अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा था। तो इसका संबंध किससे है? सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा, सेली राइड या कल्पना चावला? तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? बी, कल्पना चावला के नाम पर सिग्नस स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा गया है। सिग्नस स्पेसक्राफ्ट को 29 सितंबर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च किया गया। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था और 20 वर्ष की उम्र में वे अमेरिका गईं और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद नासा में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। उसके बाद पहली बार 19 नवंबर 1997 को अंतरिक्ष में जाने का उन्हें अवसर मिला था और 16 जनवरी 2003 को कल्पना चावला अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया के चालक दल के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई थी। 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष में 16 दिनों का सफ़र पूरा करने के बाद वापसी के दौरान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय उसकी ऊष्मारोधी परतें फट गई थी और यान क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता रिसेंटली किसके साथ हुआ है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अमेरिका, रूस, जापान और यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही उत्तर क्या है? जापान। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। यह समझौता भारत और जापान के सशस्त्र बलों के बीच अंतर सक्रियता को बढ़ाने के साथ साथ दोनों देशों के मध्य विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी के तहत द्विपक्षीय रक्षा गतिविधियों में और बढ़ावा करेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस बैंक के द्वारा जैविक कपास यानी ऑर्गेनिक कपास के उत्पादकों के लिए सफल SAFAL नामक एक नया ऋण उत्पाद को शुरू किया जाएगा? तो ये 4 बैंक आपके सामने दिए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक। तो इसमें से सफल नामक नया ऋण उत्पाद कौन लेके आ रहा है? इसका सही उत्तर क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जैविक कपास उत्पादकों के लिए सफल नामक एक नया ऋण उत्पाद शुरू किया जा रहा है और सफल का फुल फॉर्म भी जान लीजिए, सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। मुख्य रूप से जैविक कपास उगाने वालों पर केंद्रित होगा जिन्होंने पहले कभी ऋण नहीं लिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में स्टार्टअप्स और उद्यमियों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 एक स्टार्टअप बैंक खाता लॉन्च किया है? तो ये स्टार्टअप बैंक खाता किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप जल्दी से जो है इसको सोच सकते हैं। तो इसका सही उत्तर मैं बता देता हूँ, इसका सही उत्तर है ICICI बैंक। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आई स्टार्टअप 2.0 देश के सबसे व्यापक कार्यक्रम है जो ग्राहकों को चालू खाता सुविधा प्रदान करता है, जो स्टार्टअप के लिए किसी भी बैंक के द्वारा सबसे व्यापक रेंज है। ये तीनों प्रकारों में उपलब्ध है, प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे हाल ही में महामारी की तैयारियों के लिए WHO के पैनल के 11 पैनलिस्टों में शामिल किया गया है? तो ये भारतीय नाम है, इनमें से किसी एक को WHO के 11 पैनलिस्टों में शामिल किया गया है और ये पैनल किस लिए बन रहा है? महामारियों के विरुद्ध तैयारी करने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रीति सूदन। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है।
पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को महामारी की तैयारियों के लिए WHO के पैनल के 11 पैनलिस्टों में शामिल किया गया है। ये निर्णय पैनल के 2 प्रमुखों न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हेलन क्लार्क और लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति एलन जॉनसन सरलीफ के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे वुशु विश्व चैंपियनशिप में विश्व चैंपियनशिप का खिताब दिया गया? तो वुशु की जो वर्ल्ड कप हुई, वुशु एक मार्शल आर्ट है, तो वुशु की चैंपियनशिप में कौन जो है वर्ल्ड चैंपियन बना? इनमें से चारों में से सही उत्तर इसका क्या होगा? पूनम खत्री। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारतीय पुलिस अधिकारी पूनम खत्री को वुशु विश्व चैंपियनशिप में विश्व चैंपियनशिप का खिताब दिया गया। यह खिताब उन्हें पिछले वर्ष वुशु विश्व चैंपियनशिप में जीते गए रजत पदक के गोल्ड में परिवर्तन के बाद दिया गया। पूनम महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में ईरानी प्रतिद्वंदी मरियम से हार गई थी और हाल ही में मरियम डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं, इसीलिए जो है इनका जो सिल्वर मेडल था वो गोल्ड मेडल में ऑटोमेटिकली जो है कन्वर्ट हो गया। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किस कंपनी के साथ रोजगार में सुधार करने के लिए युवाओं को निःशुल्क डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भागीदारी की है? तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा जो है डिजिटल कौशल प्रशिक्षण के लिए किस कंपनी के द्वारा भागीदारी की गई है? इसका सही उत्तर क्या होगा? लिंक्डइन। सी ऑप्शन इसका सही है। लिंक्डइन भारत में 69 मिलियन से अधिक सदस्यों के आधार पर तैयार आर्थिक ग्राफ से समय समय पर श्रम बाजार की जानकारी उपलब्ध कराएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, मास्टर कार्ड के द्वारा। मास्टर कार्ड के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। मास्टर कार्ड ने राष्ट्रीय डिजिटल मुद्राओं को आकलन और अन्वेषण करने के लिए इसे लॉन्च किया है। मास्टर कार्ड ने केंद्रीय बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और तकनीकी और सलाहकार फर्मों को देश या क्षेत्र में CBDCs की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए आमंत्रित किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में क्रिसिल ने भारत की GDP वित्त वर्ष 2020-21 में कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो क्रिसिल ने भी अपना अनुमान जारी किया है। सभी ने निगेटिव ग्रोथ दिखाई है, लेकिन क्रिसिल के अनुसार जो है भारत की GDP 2021 में कितनी रहेगी? तो सही उत्तर क्या है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, -9% रहेगी। क्रिसिल ने कोविड-19 महामारी, अनिश्चितता और सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता की कमी के कारण अपने पूर्वानुमान जो है 5% को संशोधित किया है। पहले जो है 5% इनका अनुमान था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य द्वारा भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन जो है सुअर पालन से संबंधित है? तो पिगरी मिशन जो है भारत का सबसे बड़ा किस राज्य ने लॉन्च किया है? सही उत्तर क्या होगा इसका? मेघालय के द्वारा ये पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है। यह मिशन कुल 209 करोड़ रुपए के परिव्यय का है। इसे मेघालय पशुधन उद्यम उन्नति सोसाइटी और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा फंड किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए के पोर्क वार्षिक आयात को कम करना और मेघालय को पोर्क उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। अगला प्रश्न, हाल ही में कब दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कोऑपरेशन मनाया गया? तो थोड़ा सा रेयर है, सुनने में कम पूछा जाता है, इस तरह का कम चर्चा में भी रहता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर का 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कोऑपरेशन मनाया गया। ये दिवस दक्षिण के क्षेत्रों और देशों द्वारा हाल के वर्षों में किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में छिपकली की एक नई प्रजाति जिसका नाम दिया गया है पलक डेंसिस? तो पलक डेंसिस जो है ये कहाँ पर खोजी गई है छिपकली की वैरायटी? ये जो है खोजी गई है केरल में। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। केरल के पलक्कड़ में एक पर्यटन स्थल अन्नकल से छिपकली की एक नई प्रजाति पलक डेंसिस की खोज की गई है। केरल के पश्चिमी घाटों से प्राप्त छिपकली की इस नई प्रजाति को वैज्ञानिक द्वारा पलक्कड़ ड्वार्फ गेक्चो या स्नोप्सिस पलक्कडेंसिस नाम दिया गया है। अगला प्रश्न, मूडीज़ ने भी अपना अनुमान व्यक्त किया है। तो मूडीज़ द्वारा
वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी की विकास दर रहने का क्या अनुमान लगाया गया है। ये जितने भी जीडीपी के अनुमान हैं इनको आप जो है एक साथ नोट कर सकते हैं, जिससे कन्फ्यूजन स्थिति ना रहे। तो मूडीज़ ने कितना अनुमान लगाया है ये आपको इस उत्तर में बताना है। तो इसका उत्तर सही क्या होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। -11.5% का अनुमान जो है मूडीज़ ने लगाया है, और मूडीज़ ने वित्त वर्ष 21-22 यानी अगले वित्त वर्ष के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के 10.6% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। आगे देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी संगठन के विदेशी प्रमुख के रूप में नाम दर्ज कराने वाली भारत में मुख्य धारा की पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी बन गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी संगठन में विदेशी प्रमुख के रूप में नाम दर्ज कराने वाली भारत की मुख्य धारा की पहली राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के अधीन विदेशी एजेंट्स पंजीकरण अधिनियम 1938 के तहत ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का पंजीकरण हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत किस राज्य में 12,000 गाँवों में से 1,75,000 आवासों का लोकार्पण किया। यानी कुल 1,75,000 आवासों का लोकार्पण किया गया, और योजना कौन सी है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो इसका सही उत्तर क्या है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश में जो है ये लोकार्पण प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री ने गृह प्रवेशम पट्टिका जारी की और एक साथ सभी घरों का लोकार्पण किया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भाषा की भारतीय फिल्म को वेनिस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखन का पुरस्कार मिला। तो ये वेनिस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखन का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये फिल्म है मराठी भाषा की। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। वेनिस फिल्म समारोह में फिल्म निर्देशक चैतन्य तामाड़े की मराठी फिल्म द डिसाइपल को सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखन का पुरस्कार मिला। इससे पहले द डिसाइपल को इसी फेस्टिवल में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा इंटरनेशनल क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2001 में मानसून वेडिंग के लिए मीरा नायर को पुरस्कृत किए जाने के बाद ये पहला मौका है जब किसी भारतीय निर्देशक ने समारोह में कोई पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की विद्युत वितरण कंपनी देश की ई ऑफिस प्रणाली अपनाने वाली देश की पहली विद्युत वितरण कंपनी बन गई है। यानी ई ऑफिस प्रणाली अपनाने वाली देश की पहली विद्युत वितरण कंपनी कौन सी है, तो ये किस राज्य से संबंधित है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश राज्य की विद्युत वितरण कंपनी है। मध्य प्रदेश की भोपाल की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी देश में ई ऑफिस प्रणाली अपनाने वाली देश की पहली विद्युत वितरण कंपनी बन गई है। कंपनी द्वारा 27 जुलाई से एनआईसी ई ऑफिस प्रणाली, यानी जिसको हम ई ऑफिस सिस्टम कहते हैं, के माध्यम से फाइल और पत्राचार किया जा रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया। सबसे आसान प्रश्न आज की इस श्रृंखला का। तो हाल में ही हिंदी दिवस कब मनाया गया, इसका सही उत्तर क्या होगा, 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हिंदी विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में से प्रमुख भाषा है, तीसरे नंबर की भाषा है वर्ल्ड में। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, और संविधान के भाग 17 में इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। और इसी दिन के ऐतिहासिक महत्व के कारण 1953 से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। हाल ही में कौन जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कौन जापान के इनमें से नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, सही उत्तर क्या है, योशिहिदे सुगा। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। योशिहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। वे अब किसका स्थान लेंगे, शिंजो आबे का। जापान में सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व के चुनाव में योशिहिदे सुगा को जीत मिली है। उन्हें नेता चुने जाने के लिए अपनी पार्टी के सांसदों और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों से के 534 में से 377 वोट मिले हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। महत्वपूर्ण हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो राज्यसभा का उपसभापति किसको चुना गया है,
हरिवंश नारायण सिंह को। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ये किस जल से आते हैं? जनता दल यूनाइटेड से सांसद हैं हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। भाजपा सदस्य जेपी नड्डा ने उनके नाम पर प्रस्ताव किया था, जिसको सदन ने मंजूर कर लिया है। सभापति एम वेंकैया नायडू ने उनके सभापति निर्वाचित होने की घोषणा की। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हेतु विशेष सुरक्षा बल एसएसएफ गठित करने की अधिसूचना को जारी किया गया है? यानी ये जो है राज्य में व्यापारियों की संबंधित जो प्रतिष्ठान है उनकी सुरक्षा के लिए एक विशेष फोर्स का गठन किया जा रहा है। तो ये किस राज्य में किया जा रहा है? ये किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। इससे महत्वपूर्ण सरकारी भवनों, कार्यालयों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी। यानी औद्योगिक के साथ साथ जो है ये सरकारी भवन और कार्यालयों की भी सुरक्षा करेगा ये फोर्स। निजी कंपनियां भुगतान करने के बाद जो है इस सुविधा की सेवाएं ले सकेंगी। ये 6 अगस्त 2020 से लागू माना जाएगा। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक 2020 को 22 अगस्त को विधानमंडल में पारित किया गया था और यह अधिनियम जो विशेष बल को गिरफ्तारियां करने के लिए बिना किसी पूर्व वारंट के तलाशी अभियान संचालित करने का अधिकार देगा। अगला प्रश्न, हाल ही में देश के पहले लोक सेवा प्रसारक चैनल दूरदर्शन ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? दूरदर्शन को कितने साल पूरे हो गए हैं? जो भारत का जो है सरकारी चैनल है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 61वीं वर्षगांठ मनाई है। 61 वर्ष जो है दूरदर्शन को पूरे हो गए हैं। डीडी नेशनल चैनल दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय नेटवर्क है जो लगभग 92% आबादी और देश की 81% भूमि क्षेत्र को कवर करता है। नियमित दैनिक प्रसारण की शुरुआत 1965 में ऑल इंडिया रेडियो के अंग के रूप में इसकी हुई थी और उसके बाद 1959 में 15 सितंबर को सार्वजनिक प्रसारक के तौर पर दूरदर्शन की स्थापना हुई थी। उसी दिन 1959 में दूरदर्शन की दिल्ली से शुरुआत हुई थी। 1972 में यह सेवा मुंबई और अमृतसर तक विस्तारित की गई, जो आज देश के सभी हिस्सों में मौजूद है। राष्ट्रीय प्रसारण की शुरुआत इसकी 1982 में हुई थी। इसी वर्ष दूरदर्शन का स्वरूप जो है रंगीन भी हो गया था। इससे पहले जो है ये ब्लैक एंड वाइट चैनल था। आगे चलते हैं। निम्न में से किसने दूसरी बार यूएस ओपन 2020 का महिला एकल का खिताब जीता? महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूएस ओपन 2020 का महिला ओपन का खिताब किसने जीता है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, नाओमी ओसाका। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इन्होंने किसको हराया? इन्होंने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराकर यूएस ओपन 2020 का महिला एकल खिताब जीत लिया। विश्व की चौथे नंबर की खिलाड़ी नाओमी ओसाका का यह तीसरा ग्रैंड स्लैम है। इस जीत के बाद उनकी वर्ल्ड रैंकिंग जो है क्या हो गई है? 3rd हो गई है। इससे पहले उन्होंने 2018 में यूएस ओपन, 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था और वे 3 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली एशियन खिलाड़ी भी बन गई हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने पुरुष एकल वर्ग का यूएस ओपन 2020 जीता? तो अब पुरुष वर्ग का हमको बताना है इस प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डोमिनिक थिएम। डोमिनिक थिएम, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और डोमिनिक थिएम ने किसको हराया है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर पुरुष एकल वर्ग का यूएस ओपन 2020 जीता है। ये उनका पहला ग्रैंड स्लैम है और ये यूएस ओपन के इतिहास में पहली बार है जब कोई खिलाड़ी फाइनल में पहले 2 सेट हारने के बाद खिताब जीता है। तो ये भी जो है इसके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना की शुरुआत की गई है? तो स्टेट के क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं प्रायः जो है, खासकर वहाँ पर अगर कोई नई योजना, यूनिक योजना शुरू की जाती है तो ये गरिमा योजना किस राज्य ने शुरू की है आपको बतानी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है उड़ीसा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसका उद्देश्य है राज्य में स्वच्छता कर्मियों को आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा देना। उड़ीसा के आवास और शहरी विकास विभाग ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए नॉट फॉर प्रॉफिट संगठन शहरी प्रबंधन केंद्र यानी अर्बन मैनेजमेंट सेंटर के साथ एक समझौता किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में जेन फ्रेजर को किस बैंक की पहली महिला
सीईओ के रूप में चुना गया है। तो जेन फ्रेजर सीईओ बनाई गई हैं, लेकिन किस बैंक की बनाई गई आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर जल्दी से बताता हूँ आपको, इसका सही उत्तर है डी, सिटी ग्रुप बैंक की जो है इनको पहली महिला सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये जो सिटी ग्रुप है बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है, और इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1998 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसके द्वारा जीता गया है। तो ये सारे चालक आपके सामने दिए हुए हैं, इसमें सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर है इसका सी, लुइस हैमिल्टन ने जो है टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है, रोहित गुप्ता, शशिधर सिन्हा, एनएस राजन या सुभाष कामत। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, सुभाष कामत, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ASCI के उपाध्यक्ष के पद पर काम कर रहे कामत सोनी पिक्चर नेटवर्क्स के अध्यक्ष रोहित गुप्ता का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में रघुवंश प्रसाद का निधन हो गया। तो ये रघुवंश प्रसाद जो है किस क्षेत्र से जुड़े थे, जानी मानी हस्ती थे भारत की जो है, निश्चित रूप से आपको इस प्रश्न का उत्तर पता होगा। तो क्षेत्र कौन सा था, राजनीति क्षेत्र था, और ये राष्ट्रीय जनता दल के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद का निधन हो गया है। वे 15वीं लोकसभा के सदस्य थे और बिहार के वैशाली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय अभियंता दिवस यानी नेशनल इंजीनियर्स डे कब मनाया गया। एक आसान क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो नेशनल इंजीनियर्स डे कब मनाया गया, 15 सितंबर को, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। इसी दिन भारत के महान अभियंता और भारत रत्न प्राप्त मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म दिवस होता है। अगला प्रश्न, किस राज्य में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की गई है। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, ये किसने शुरू किया है। तो ये अभियान शुरू किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। महाराष्ट्र में 15 सितंबर से मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 143 नंबर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण की प्रक्रिया की निगरानी के लिए गठित उच्च अधिकार प्राप्त मंत्री समूह का प्रमुख इनमें से कौन सा है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण किया जाना है, इसकी निगरानी के लिए जो उच्च अधिकार मंत्री समूह बना है उसका अध्यक्ष कौन बनाया गया इसमें से। तो थोड़ा सा अगर आप इसमें सोचेंगे, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड किससे संबंधित है, रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। तो हालांकि ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको तुक्का लगाना हो तो ऐसे भी आप जो है, तो सही उत्तर क्या होगा, राजनाथ सिंह। इसमें राजनाथ सिंह को जो बनाया गया है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत सरकार ने 16 मई को घोषणा की थी कि वह OFB को एक या एक से अधिक सरकारी स्वामित्व वाली कारपोरेट संस्थाओं में परिवर्तित करके आयुध आपूर्ति में स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार करेगी, जो कि रक्षा मंत्रालय के अधीन एक कार्यालय है। अगला प्रश्न, एक और रेटिंग आ गई, केयर रेटिंग। केयर रेटिंग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने % जो है रहने का अनुमान है। तो केयर रेटिंग के अनुसार जो अनुमान लगाया गया है वो क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बी, -8 से जो है -8.2% जो है, ये जो है 2020-21 का अनुमान है। तो केयर रेटिंग्स ने जो है -8 से -8.2 इसका अनुमान लगाया है, और ये अनुमान इसने पहले -6.4% का लगाया था। केयर रेटिंग का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसके कौन हैं, अजय महाजन हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने भारत के लिए किसे कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। तो ADB का कंट्री डायरेक्टर भारत के लिए किसे नियुक्त किया गया है, इसका सही उत्तर क्या होगा, तकेयो कोनेशी, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। कोनिशी की नियुक्ति केनिची योकोयामा के स्थान पर की गई है। योकोयामा को ADB के दक्षिण एशियाई विभाग का डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है।
एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। इसका उद्देश्य है एशिया प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक लिखी गई है? तो अभी चर्चा में है ये पुस्तक, रीसेंट पुस्तक है, पूछी जा सकती है। तो माई लाइफ इन डिजाइन लिखी है गौरी खान। गौरी खान कौन है ये आप लोग जानते हैं। यह एक कॉफ़ी टेबल बुक है जिसे गौरी ने एक डिजाइनर के रूप में अपनी यात्रा के बारे में लिखा है। अगला प्रश्न, हाल ही में लोकतंत्र का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो लोकतंत्र का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? सही उत्तर क्या होगा? 15 सितंबर को। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। लोकतंत्र का यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर देता है। इस दिवस को 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा लोकतंत्र के प्रचार और समेकन के लिए समर्पित राष्ट्रीय कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए एक प्रस्ताव के माध्यम से घोषित किया गया था। वर्ष 2008 में पहली बार ये दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों नाम भारतीय हैं। किसी को जो है विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा राजेश खुल्लर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। राजेश खुल्लर को विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। राजेश खुल्लर वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव के रूप में तैनात हैं। वह नवंबर के पहले सप्ताह में विश्व बैंक में शामिल होंगे। और राजेश खुल्लर कार्यकारी निदेशक के तौर पर विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला प्रश्न ये भी जो है रेटिंग से संबंधित है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 21 के लिए भारत की GDP कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा कितना अनुमान लगाया गया है? इन्होंने अनुमान लगाया है -9% का। और S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 21 में GDP -5% से -9% में परिवर्तित की है। यानी पहले जो अनुमान जारी किया गया था उसमें -5% का अनुमान लगाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राजनेता चनेश राम राठिया का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। तो ये चनेश राम राठिया जो है किस राज्य के पूर्व मंत्री थे, ये आपको इसमें बताना है। तो चनेश राम राठिया किस राज्य के पूर्व मंत्री थे? छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता चनेश राम राठिया का कोविड-19 के कारण 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में पशुपालन मंत्री के रूप में कार्य किया था। इसके अलावा राठिया ने 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद अजीत जोगी सरकार में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने जो है 50 प्रश्नों की श्रृंखला के इस मॉक टेस्ट को सॉल्व किया। आप अपना स्कोर बता सकते हैं अगर बताना चाहें, नहीं तो इसकी प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए इसका जो है। और इसमें जितने भी फैक्ट व्याख्या में बताए गए हैं वो खासकर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो एक जो है और अगला सीरीज हम इसमें देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स PDF में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली PDF होगी, दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की PDF रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा।
सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें।